गुड मॉर्निंग खंडवा। आंगन में चम चम चमके न्याय का रोशन तारा, यही संकल्प हमारा। निमाड़ की सुरीली धड़कन आकाशवाणी खंडवा से लीजिए सुनिए विश्व उपभोक्ता दिवस पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता। इस भेंटवार्ता का विषय है अपने अधिकारों को जाने और लाभ लें। जानकारी दे रहे हैं चंद्रेश मंडलोई, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा, और इनसे बातचीत की है कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक ने। श्रोताओं नमस्कार। आज विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस है। इस दिवस पर उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने और लाभ लें, इस विषय पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे बीच स्टूडियो में उपस्थित हैं जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा, चंद्रेश मंडलोई जी। आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार। बहुत बहुत नमस्कार। मैं आकाशवाणी खंडवा के सभी श्रोताओं का हार्दिक नमस्कार स्वागत करता हूं। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि विश्व उपभोक्ता दिवस क्यों मनाया जाता है? जैसा कि आप जानते हैं कि आज 15 मार्च है और 15 मार्च को हम विश्व उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। आपने पूछा कि इस क्यों मनाया जाता है। मैं बताना चाहूंगा कि 15 मार्च 1962 को यूएसए के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी द्वारा एक वहां की अमेरिकी कांग्रेस को एक विशेष संदेश भेजा गया था कि उपभोक्ताओं के अधिकारों के मुद्दों को औपचारिक न रखते हुए इन्हें कानूनी दायरे में लाया जाए, और उस वक्त की गई पहल आज पूरे विश्व में प्रासंगिक हो गई है। इसलिए 15 मार्च को प्रतिवर्ष विश्व उपभोक्ता दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उपभोक्ता किसे कहेंगे, क्या शामिल है क्या नहीं है, थोड़ा विस्तार से बतलाएंगे। जी बिल्कुल। देखिए, उपभोक्ता जन सामान्य में के मन मस्तिष्क में ये प्रश्न होता है कि उपभोक्ता क्या होता है और उसका अधिकार क्या। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश में जो विभिन्न विधियां कानून है उसके मुताबिक कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई वस्तु बाजार से खरीदता है, सामान खरीदता है या मूल्य के बदले में सेवा प्राप्त करता है, वो उपभोक्ता होता है। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि वर्तमान समय में हम लोग सुनते हैं गारंटी और वारंटी। जी, क्या है ये? जी, बड़ा अच्छा प्रश्न किया है। कुछ साल पहले तक ये गारंटी शब्द का काफी प्रचलन था। जैसे जैसे बाजारों ने अपना उन्नयन किया, प्रगति की, और विभिन्न प्रकार के जब इस प्रकार के उपभोक्ता हनन के मामले सामने आने लगे तो कहीं न कहीं गारंटी शब्द जो है वो विलुप्त हो गया है। आजकल आप देखेंगे कोई भी हम जो सेवा प्राप्त करते हैं या वस्तु खरीदते हैं तो उस पर लिखा होता है कि जो उत्पाद खरीदा गया है, सामान खरीदा गया है, उसमें 1 वर्ष की या 6 महीने की, 2 वर्ष की, 4 वर्ष की, 5 वर्ष की, जितनी भी जो उत्पादक है वो उस पर वारंटी देता है, गारंटी नहीं देता। आजकल कहीं भी गारंटी शब्द का उल्लेख नहीं मिलेगा। लेकिन बड़ा अच्छा प्रश्न है, तो मैं हमारे श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि गारंटी का मतलब ये होता था, किसी उत्पाद पर यदि गारंटी दी गई है तो इसका मतलब यह है कि अगर उस उत्पाद में अगर कोई भी समस्या आएगी, कोई खराबी आएगी, कोई सेवा में कमी आएगी, तो वो उत्पादनकर्ता जिसने उस सामान को बनाया है, जिसने विक्रय किया है, वो उस बात को सुनिश्चित करेगा कि उस वस्तु के बदले में उसको दूसरी वस्तु दे दी जाए या सेवा दे दी जाए। उसको गारंटी बोल कहते हैं। अब वो वारंटी का मतलब ये हुआ है कि अगर किसी वस्तु पर या सेवा में वारंटी दी गई है तो उसका मतलब ये होता है कि उस वस्तु में आई खराबी या तकनीकी खराबी या उसके जो भी क्षति हुई है, और उसको उस वारंटी की पॉलिसी में अगर उत्पादक ने, मैन्युफैक्चरर ने उसको कवर किया है तो वो वस्तु को पूरी तरह से बदलेगा नहीं, बल्कि उसकी खराबी को सुधार देगा, उस वस्तु को ठीक करके दे देगा। ये वारंटी होता है। कभी कभी मंडलोई जी एक्सटेंडेड वारंटी का भी नाम आता है। बिल्कुल। ये क्या है, किन परिस्थितियों में दिया जाता है? अच्छा। देखिए, क्या होता है, उदाहरण के लिए मान लो आपने कोई होम अप्लायंस खरीदा है, उस पर कहा गया है कि आपके लिए 1 साल की आप अगर ये उत्पाद खरीदते हैं तो आप जो इसका मूल्य चुका रहे हैं इस पर 1 साल की कंपनी की तरफ से या उत्पादक की तरफ से आपको वारंटी दी गई है। फिर उसके बाद में वो एक ऑफर देते हैं कि हम इस पर एक्सटेंडेड 1 साल की, 2 साल की, 3 साल की वारंटी भी आपको दे सकते हैं यदि आप इसमें आप एक्स्ट्रा या अतिरिक्त कोई मूल्य आप इसके लिए चुकाएंगे, आप उसकी सेवा वारंटी के लिए। तो उस पेटे में अगर ग्राहक उसको जो भी वो नॉमिनल शुल्क या जैसा भी वो चार्ज करता है उसको देते हैं तो उस वस्तु की जो वारंटी है
जो निर्धारित वारंटी उससे बढ़कर वो अतिरिक्त वारंटी के रूप में मिल जाती है। मंडलोई जी, उपभोक्ता संरक्षण के क्या विधियां हैं और उपभोक्ता के अधिकारों के संरक्षण के लिए क्या कानून है, विस्तार पूर्वक बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, निश्चित रूप से अगर उपभोक्ता के अधिकार हैं, उपभोक्ताओं के लिए सारी हमारे व्यवहार बने हैं, तो निश्चित रूप से कानून भी हमारे यहाँ पर है। हमारे देश में पहले उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 लागू हुआ करता था, लेकिन वर्तमान में अब 2019 से वर्तमान में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 लागू हो गया है। और एक बात और बताना चाहूंगा कि आपने सुना होगा कि हर जिले में एक जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण फोरम बना हुआ है जी, है ना। पहले उसे फोरम करते थे, लेकिन जब यह नया कानून लागू हुआ तो इसमें अब इस संस्था का नाम बदलकर हो गया है जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, यानी कि हम इसको जिला स्तर का हम उपभोक्ता आयोग कह सकते हैं। पुराने से इसमें क्या खास बातें हैं? इसमें सर बहुत सारी बातों को इसमें समावेश किया गया है। पहले कुछ वस्तुएं या सेवाएं दायरे में नहीं आती थी, उन दायरों को बढ़ाया गया है। पहले क्या था कि इसमें दंडात्मक कोई प्रावधान नहीं हुए थे, क्योंकि जो पुराना जो कानून था वो उपचारात्मक कानून था, केवल उपचार प्रदान करने वाला। कोई क्षति हो गई तो उसको हट जाने में जुर्म उसमें वसूला जाए। लेकिन इसमें अब दंडात्मक भी इसमें प्रावधान किए गए हैं, गिरफ्तारी के प्रावधान भी किए गए हैं। अगर कोई जैसे कि इसमें निगरानी समितियां बनाई गई जिला स्तर पे कि जो उसको निगरानी करेगी, और जो बार बार इस प्रकार का जिसकी शिकायतें मिल रही हैं, जिस विक्रेता की या जो बार बार इस प्रकार का उल्लंघन कर रहा है कानूनी रूप से, तो इसमें गिरफ्तारी और दंड की व्यवस्था भी इस कानून के मुताबिक की गई। बहुत सारी चीजें हैं जो एक बड़ा विषय है। यानी हम कह सकते हैं वर्तमान स्थितियों को देखते हुए इस कानून को थोड़ा सा परिष्कृत किया गया। बिल्कुल किया गया। बहुत सारी चीजें जिसमें कुछ लोग जिसमें लाभ दुरुपयोग कर रहे थे, वो उसमें अब उनको हटाया गया है और बड़ा उपभोक्ता के पक्ष में यह कानून बन के सामने आया है। उपभोक्ताओं को सुनने के लिए क्या कोई मंच है क्या? जी, जैसा मैंने बताया आपको कि जिला स्तर पर एक राज्य शासन द्वारा जो हमारा खाद्य विभाग जो होता है, मंत्रालय होता है, वो उनके मातहत एक जिला स्तर पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग होता है, जहां पर एक न्यायिक अधिकारी जो होते हैं, न्यायिक अधिकारी प्रतिनियुक्ति पर उसके पीठासीन अधिकारी होते हैं, उसके अध्यक्ष होते हैं, और हमारे समाज से यानी सिविल सोसाइटी से 2 अनुभवी लोग इसके सदस्य के रूप में सम्मिलित होते हैं। ऐसे 3 सदस्यों से मिलकर एक आयोग का गठन होता है जो उपभोक्ताओं के मामलों को सुनवाई करता है और उसमें अपने आदेश और अपने फैसले सुनाता है। और यदि किसी उपभोक्ता के साथ में उसके अधिकारों का हनन होता है, उसकी सेवा में कमी होती है, ठगी के शिकार हो जाते हैं, तो उसमें वो न्याय दिलाने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करता है। इसके लिए किस प्रकार के मामले इसमें सुनवाई किए जाते हैं? बिल्कुल। और कौन सुनवाई करते हैं? जी, मैंने जैसा बताया आपको कि इसमें उपभोक्ता जो बाजार से जो वस्तुएं खरीदता है दुकानदार से, वहां जो भी वस्तु सामान खरीदते हैं, निश्चित रूप से जो खरीदार होता है क्रेता से विक्रेता से, वो उपभोक्ता होता है। और उसकी वस्तु जो खरीदी गई वस्तु में अगर कोई खराबी होती है या उसमें बताया गया कि इस क्वालिटी की ये वस्तु है, ये सेवा है, और जिसके लिए उस उत्पादक ने या उस विक्रेता ने उसके लिए दावा किया गया है या उसको उद्घोषित किया गया है कि इस प्रकार की वस्तु है, इस क्वालिटी की गुणवत्ता है, और उसमें अगर कोई कमी पाई जाती है, त्रुटि पाई जाती है, खराबी पाई जाती है, सेवा में कमी पाई जाती है, तो उसके लिए उपभोक्ता आयोग के समक्ष अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है, उस मामले की शिकायत कर सकता है और उसमें न्याय प्राप्त कर सकता है। जी, ऐसे मामलों को लगाने के लिए क्या वकील लगाना पड़ता है क्या? बड़ा ही अच्छा प्रश्न आपने किया है। देखिए, सबसे पहले कि जो उपभोक्ता कानून बनाया गया है, इसमें इस बात का पूरा इसमें ध्यान रखा गया है कि कोई भी व्यक्ति को मामला प्रस्तुत करने के लिए किसी प्रकार की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े, और इसके लिए प्रावधान किया गया है उपभोक्ता संरक्षण कानून के अंतर्गत। इसमें दावा लगाने के लिए किसी वकील की आवश्यकता नहीं होती है। फिर भी यदि अगर कोई उपभोक्ता चाहता है कि उसे अपने मामले को वकील के माध्यम से प्रस्तुत कराना चाहता है, तो वो उसके लिए वो अपना वकील कर सकता है और मामला प्रस्तुत करा सकता है। मैं इसमें एक बात आपको बताना चाहूंगा, बड़ी अच्छा प्रश्न है कि जिला उपभोक्ता आयोग में 50 लाख रुपए तक के जो मामले होते हैं वो दायर किए जा सकते हैं, उसकी सुनवाई कर सकता है यह मंच।
और 5 लाख रुपए तक के मामलों के लिए किसी भी प्रकार का कोई कोर्ट फीस वगैरह या कोई शुल्क वहां पर दे नहीं होता, यानी कि उपभोक्ता के लिए अपनी सुनवाई कराने के लिए दावा जो होता है वो निःशुल्क रूप से प्रस्तुत किया जाता है। मंडलोई जी, वर्तमान में जेम जिसको कहते हैं, जो गवर्नमेंट की जो मार्केटिंग जो पोर्टल है जी, इसमें भी कई लोग इसमें खरीदते हैं, तो इसमें कुछ विशेष प्रकार का सावधानी बरतने की जरूरत होती है क्या उपभोक्ताओं को जब आप जेम पर मार्केटिंग कर रहे हैं तो? जी, बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, हम चाहे किसी भी प्रकार से, जेम मतलब ये हो गया कि उसको ऑनलाइन परचेसिंग कर रहे हैं आप। जी, एक्चुअली क्या है कि देखिए सर, वर्तमान जो हमारा तकनीकी प्रौद्योगिकी का समय आ गया है, टेक्नोलॉजी ने अपना विस्तार कर लिया है। आजकल हम ऑफलाइन परचेसिंग के अलावा हम लोग ऑनलाइन पर भी हम लोग ज्यादा भरोसा किया है, और ताकि खास करके इसमें जो परचेजिंग हो, इसमें जैसे टैक्स वगैरह देते हैं, तो हम तो सामने वाले को टैक्स दे देते हैं, सामने वाला कभी कभी टैक्स जमा नहीं कर पाता, जिसके कारण जो टूए होता है उसमें रिफ्लेक्ट नहीं हो पाता। तो खास करके ट्रांसपेरेंसी के लिए आप कानूनी दृष्टि से क्या? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मैं यही इसी बात पर पहुंचना चाह रहा था कि चाहे हम ऑफलाइन परचेसिंग करें या ऑनलाइन परचेसिंग करें, हम इस बात को पहले पुख्ता कर लें कि जो संस्था से, जिस दुकानदार से हम खरीद रहे हैं, क्या वो जो स्थानीय कानून है या जो कानून ने उन्हें इस वस्तु को बेचने के लिए, विक्रय करने के लिए उन्हें अधिकृत किया है, हम उन संस्थाओं से हम हमेशा वस्तु क्रय करें या परचेस करें। तो जेम का भी ऐसा है कि जेम पर जो होता है कि वो हमारे राज्य सरकार की एक पोर्टल साइट है, जहां पर जो रजिस्टर्ड जो विक्रेता होते हैं या जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, वो अपने वस्तुओं का वहां पर उसको प्रदर्शित करते हैं, जहां से हम अपनी इच्छा अनुसार अपनी कीमत, अपनी इच्छित कीमतों से हम उसको खरीद सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा सर आपको कि कोई भी उपभोक्ता है, जब भी अगर बाजार से या किसी विक्रेता से सामान खरीदता है, तो सबसे पहले उसे सावधानी ये बरतना चाहिए कि अच्छी क्वालिटी की और ISI मार्क की, जो यानी खाने की वस्तु है तो एक मार्का की, हमेशा इस प्रकार के जो जिन्हें भारत सरकार ने, राज्य सरकार ने जिन्हें अधिकृत किया है, उन प्रकार की वस्तुओं का ही वो क्रय करें। दूसरा ये है कि क्रय करते समय हम उसका देयक यानी कि उसका मेमो, कैश मेमो या उसका बिल जरूर लें। बिल्कुल, क्योंकि उपभोक्ता का संरक्षण करने के लिए कानून हमेशा ये मंशा रखता है, ये अपेक्षा करता है कि आप जो भी वस्तु खरीद रहे हैं आप उसका देय खरीदें। आपने जैसे बताया कि वो GST वाला रिफ्लेक्शन नहीं होता, तो उसके पीछे कारण ये कि यदि हर उपभोक्ता अगर नियम अनुसार, अगर कानून अनुसार अगर खरीदारी करेगा, तो निश्चित रूप से उस पर विक्रेता को उस पर टैक्स भी उसमें प्रदर्शित करना पड़ेगा, उसे पक्का बिल लेना चाहिए। अगर हम टैक्स वाला बिल लेते हैं, टैक्स इनवॉइस लेते हैं, तो जो टैक्स है वो जो भी विक्रेता है वो उसको छुपा नहीं पाएगा और उसको आगे उसको राज्य सरकार के कोषालय में उसको जमा करना ही पड़ेगा। हमारे जो ग्रामीण क्षेत्र के खास करके जो उपभोक्ता हैं, कोई भी दुकान से सामान लेते हैं, तो दुकानदार कभी कभी उनको समझा देते हैं कि बिल मत लो और हम जो है थोड़ा सस्ता दे देंगे। तो कभी कभी इस बहकावे में आ जाते हैं उपभोक्ता, उनको जागरूक करने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको सबसे बड़ा बता रहा हूं कि सबसे पहले तो हम भारतवर्ष के हम नागरिक हैं, हमारे लिए इतने सारे कानून बने, हमारे संरक्षण के लिए, उपभोक्ताओं के संरक्षण के लिए कानून बने, तो कुछ हमारे नागरिक कर्तव्य भी होते हैं, क्योंकि जो भी हम टैक्स देते हैं राष्ट्र के निर्माण के लिए होते हैं, गरीबों के लिए, जरूरतमंद लोगों के ऊपर सरकारें इसको खर्च करती है। तो अगर देखिए, मैं आपको उसको ऐसा जोड़ना चाहूंगा, क्योंकि मैं कानून का अधिकारी हूं, तो जैसे हमारे भारत के संविधान में हमें अगर मौलिक अधिकार दिए गए हैं, हमारे लिए विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता की बात कही गई, ये उपभोक्ता संरक्षण भी उस मौलिक अधिकार का ही कहीं न कहीं एक हिस्सा है। बिल्कुल। तो आप हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि हमें संविधान ने हमें मूल कर्तव्य बताए। तो मूल कर्तव्य हमारा ये होता है कि हम देश के निर्माण के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, समाज के निर्माण के लिए, देश को सशक्त बनाने के लिए, हमारी व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए हम जो अप्रत्यक्ष कर हमारे जो दिए गए वस्तुओं पर हम उसका पूरा भुगतान करें। आपका ये जो कर है, आपका ये टैक्स है, हम उसका जब पक्की रसीद लेंगे तो निश्चित रूप से वो टैक्स शो करना पड़ेगा विक्रेता को, और वो जो टैक्स है वो सरकार के कोषालय में जमा होगा और हमारा राष्ट्र की प्रगति, जी राष्ट्र की प्रगति होगी। और वही जो हमारा जो दिया गया एक अप्रत्यक्ष रूप से राष्ट्र को सहयोग, वो हमारे लिए ही लौट कर वापस आता है, हमारी सुविधा पे खर्च होता है, जिससे शिक्षा, चिकित्सा, रोजगार, इन आदि व्यवस्थाओं पर वो खर्च होता है। इसके अलावा उपभोक्ताओं के और क्या क्या अधिकार हैं?
जी, देखिए मैं बताना चाहूंगा कि जैसे मैंने बताया आपको कि उपभोक्ता के साथ में अगर कोई छल कपट होता है, कोई इस प्रकार का नुकसान होता है, जैसे खासतौर से आपने भी ग्रामीण क्षेत्र की बात करी, तो मैं विशेष रूप से हमारे किसान साथियों के लिए बात करना चाहूंगा कि किसान साथी जो होते हैं वो आपने देखा होगा कि अक्सर ऐसी खबरें सुनने में आती है कि उन्होंने अपने फसल बुआई के लिए बीज खरीदा और लगाया और वो खराब निकल गया। जितना जर्मिनेशन परसेंटेज होना चाहिए उतना नहीं है। हाँ, फसल का उत्पादन नहीं हुआ तो किसान बर्बाद हो जाता है। फिर उसके वो गलत कदम भी उठा सकता है, या कभी कभी जो है खाद वगैरह मिलावटी खाद। बिल्कुल। तो आप इसके लिए क्या कर सकते हैं कि इसके लिए किसान भाइयों को इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जिस भी दुकान से हम पेस्टिसाइड खरीदते हैं या सीड्स वगैरह खाद बीज खरीदते हैं, तो खरीदते समय हम उसका एक बिल ले, पक्का बिल ले, ताकि इस बात का ये सबूत रहे कि आपने फलाने विक्रेता से, दुकान से आपने ये माल खरीदा था, उसके बाद आपने इसकी बुआई की थी और उसके पश्चात वो जो दावा किया गया था उस प्रोडक्ट पर, उस बीज पर या उस खाद पर कि ये आपको इतना लाभ देगा या उससे आपका ऐसी फसल आएगी, तो कम से कम जब आपका इस प्रकार की आपकी क्षति होती है तो क्षतिपूर्ति के लिए आप उपभोक्ता आयोग में जाकर अपना मामला रख सकते हैं और आपको उसका हर्जाना और आपकी क्षतिपूर्ति आप प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए जरूरी होगा कि कोई भी उपभोक्ता है, जब भी हम कोई वस्तु खरीदते हैं उसका हम देयक जरूर लें, यानी बिल जरूर लें। मंडलोई जी, जब हम विद्यार्थी थे, एमएससी एग्रीकल्चर सॉइल साइंस में जब मैं पढ़ रहा था बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में, क्या हुआ तो एक किसान आए, बोले सर आपने जितनी मात्रा का रिकमेंड किया उतना तो मैं डाला, अच्छा, लेकिन फिर भी जितना आना चाहिए नहीं आया सब कुछ, जबकि एग्रोक्लाइमेटिक कंडीशन समान थी। जी। फिर हमारे मुख्य वैज्ञानिक डॉक्टर ए.के. सरकार साहब थे जी, उन्होंने टेस्ट किया, पूरी एनालिसिस की, तो नाइट्रोजन की मात्रा जितनी होनी चाहिए जी उतनी नहीं निकली। अच्छा, फिर सूचित किया गया जी सरकार को, फिर इस तरह से जो है उसमें पता चला कंटेंट ही कम कर देते हैं। अच्छा। ताकि अधिक से अधिक इसकी बिक्री हो सके, अधिक यूरिया लोग खरीद सके, नाइट्रोजन वाले अधिक खरीद सके। तो इस प्रकार का जो चोरियां होती है, इसको रोकने के लिए कुछ कानूनी कुछ है क्या? देखिए, बहुत सारी बातें सर हमारे देश में उपभोक्ता संरक्षण कानून के अलावा और भी, जैसे आपने इससे रिलेटेड कुछ चीजें बताई आपने ना। देखिए क्या होता है कि मिलावटी कानून भी होता है, जिसको हम खाद्य अपदूषण मिशन अधिनियम बोलते हैं, हमारे वो भी लागू है ना। नाप तोल वजन के लिए भी कानून बने हुए हैं कि अगर कोई नाप तोल में कोई कमी करता है, कंटेंट्स में कमी करता है ना, हमारे उसके जो मूल्य है उसके साथ छेड़छाड़ करता है और आपका जो मिलावट करता है उसके लिए भी हमारे कानून बने, हर प्रकार के कानून बने हुए हैं। इसलिए यूरिया को भी कोटिंग, नीम कोटिंग, हाँ, इसीलिए जो हमारी जो शासन व्यवस्था है, प्रशासन है, इसीलिए इस बात को सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे उपभोक्ता को, एक जन सामान्य किसान साथ धोखा ना हो, इसलिए वो विभिन्न प्रकार के प्रयास करते रहते हैं कि हम किसी भी प्रकार से उनके प्रोडक्ट को सुरक्षित करें और उनके लिए जो उनका जिसपे भविष्य निर्भर करता है, जो आजीविका निर्भर होती है, उसके लिए हम उनकी सुनिश्चित गारंटी प्रदान कर सकें। यानी हम कह सकते हैं कोई भी सामान खरीदे तो पक्की बिल लेना चाहिए सर आप, क्योंकि तभी इसका हम क्लेम कर सकें। मैं बताना चाहूंगा सर, हमारे पास, मैं जब खरगोन जिले में पदस्थ था तो वहां पर एक सीड कंपनी थी, वहां पर बहुत बड़ा ऐसा हुआ था जो आपने जो बात चर्चा करी है। तो वहां पर किसानों के साथ में इस प्रकार का उनके साथ उनको क्षति हुई थी। उन्होंने जो कंपनी थी, वो कंपनी का जो बीज था वो खराब निकल गया। तो हमारे काफी सैकड़ों किसान भाइयों ने विधिक सहायता के माध्यम से वहां पर मामले अपने प्रस्तुत किए और उनको उपभोक्ता जो फोरम था उस वक्त तत्कालीन, उन्होंने उनके साथ न्याय किया, मुआवजे के लिए आदेशित किया और उनको न्याय प्रदान हुआ। तो कहने का मतलब यह है कि साहब, उपभोक्ता को सबसे पहले जरूरी है कि जिस वस्तु को, सेवा को खरीद रहे हैं, वस्तु को खरीद रहे हैं, उसके लिए आप एक सबूत, बिल जो होता है वो हमारा सबूत होता है, हमारा ट्रांजैक्शन जो होता है वो सबूत होता है, तो जिसके कारण से हम अपने पक्ष को मजबूती से रख सके आयोग के समक्ष। जी, इससे मिलते जुलते और कोई मंच है क्या ताकि समस्या का निराकरण किया जा सके? जी, बहुत अच्छा आपने सर प्रश्न किया है। मैं हमारे श्रोता साथियों को ये बताना चाहूंगा कि देखिए क्या होता है कि एक उपभोक्ता के नाते तो हमें संरक्षित कानून बनाकर किया गया है, लेकिन इसके अलावा अगर वैसी विभिन्न प्रकार की समस्याएं, सेवाएं, मतलब समस्याएं होती हैं जिसके लिए उपभोक्ता या तो सीधे उपभोक्ता फोरम का रुख नहीं कर सकता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि आपके जिला मुख्यालय पर एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण विधिक सेवा संस्था होती है, जिसका मैं अधिकारी हूं।
तो वहां पर एक लोक उपयोगी सेवाओं की एक स्थायी लोक अदालत का आयोजन किया जाता है, जिसमें हमारे जो संस्था के सचिव होते हैं, जिला न्यायाधीश महोदय, वो उसके पीठासीन अधिकारी होते हैं, और 2 हमारे जो सदस्य होते हैं, वो ऐसे मामले, जैसे मान लो कि आपकी कोई लोक उपयोगी सेवाएं हुई, जैसे वायु, सड़क या जलमार्ग द्वारा यात्रियों या माल के परिवहन के लिए ट्रांसपोर्ट सेवा है, इसकी कोई समस्या है, आपकी साफ सफाई स्वच्छता की कोई प्रॉब्लम है, आपकी डाक सेवा है, टेलीफोन सेवा है, इस प्रकार की, या किसी आपके विद्युत की समस्या है, प्रकाश की समस्या है, जल प्रदाय नल से जो नल आता है उसकी समस्या है, सार्वजनिक महल वहन या स्वच्छता प्रणाली की कोई समस्या है, आपके हॉस्पिटल की कोई समस्या, इस प्रकार की औषधालय बीमा से संबंधित विवाद है, या बैंकिंग या वित्तीय संस्थानों की कोई समस्या है, इवन आपकी स्कूल कॉलेज की कोई समस्या है, आवास और भू संपदा जो कानूनी है, ये ऐसी समस्या है जिसमें कि आपके साथ में सेवाओं में कमी की गई है, या आप जिसका आप टैक्स दे रहे हैं, आप जिसका पेमेंट कर रहे हैं, या आप सेवाएं ले रहे हैं, वहां पर इस प्रकार की जो सर्विस प्रोवाइडर है, अगर आपकी सेवाओं में कमी करते हैं, आपको सेवाएं नहीं देते हैं जिसका आपको हक रखते हैं, तो ऐसी समस्याओं को सुनवाई के लिए आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जिला न्यायालय परिसर में स्थायी लोक उपयोगी लोक अदालत के समक्ष अपनी समस्या रख सकते हैं। वहां पर इसका लोक अदालत की जो खंडपीठ है वो भी इसका त्वरित निराकरण करती है। क्या मंडलोई जी, आपने इन तथ्यों का सूक्ष्म विश्लेषण किया है जी। हमारे कई श्रोता सुन भी रहे हैं और इसका लाभ भी ले रहे हैं जी। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर उपभोक्ता के अधिकारों का हनन हुआ है जी, तो उन्हें विधिक सहायता किस प्रकार किया जा सकता है? जी, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साहब। मैं इसमें जानकारी देना चाहूंगा हमारी उपभोक्ता और श्रोता साथियों को कि यदि आपके साथ में अगर उपभोक्ता संरक्षण जो आपको अधिकार उपभोक्ता के नाते मिले हुए हैं उसका उल्लंघन होता है, कमी होती है, त्रुटि होती है, और आप चाहते हैं कि हम सक्षम फोरम तक, आयोग तक हम अपनी बात पहुंचाएं, हम अपने साथ जो धोखाधड़ी है उसमें हम न्याय पाएं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि विधिक सेवा प्राधिकरण आपकी सेवा में हमेशा तत्पर है, क्योंकि हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में हमारा फ्रंट ऑफिस संचालित है, वहां पर हम इस मामले में कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। हमारे पास अधिवक्ताओं की एक पैनल टीम होती है हमारे पास में। हम अगर हमारे पास आते हैं तो हम उन्हें विधिक और निःशुल्क कानूनी सलाह भी देंगे, और जरूरत पड़ने पर अगर उन्हें मामला आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना है तो हम उन्हें निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराएंगे। हम उन्हें हमारे विधिक सेवा संस्था की ओर से उनके लिए वकील अपॉइंट करेंगे, वो अपना पक्ष आयोग के समक्ष रखेंगे और न्याय प्राप्त करने में वो अपनी सक्षम भूमिका निभाएंगे। इसी के साथ मैं बताना चाहूंगा कि एक हेल्पलाइन नंबर है विधिक सेवा प्राधिकरण का, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर द्वारा एक हेल्पलाइन नंबर चलाया गया है आम जनमानस के लिए, 15100। श्रोतागण कृपया इसको नोट कर ले, 15100। आप उपभोक्ता से संबंधित ही नहीं, अब वरन अपने दैनिक दिनचर्या में जितनी भी आपकी समस्याएं, कानूनी रूप से समस्याएं आती हैं, शासन की कल्याणकारी योजनाओं का आपको लाभ नहीं मिल पा रहा है, या आपको निःशुल्क विधिक सलाह लेनी है, आपको कानूनी सहायता प्राप्त करनी है, तो आप इस नंबर पर आप जब भी आप डायल करेंगे, निश्चित रूप से आप जिस जिले के रहने वाले वहां पर संबंधित विधिक सेवा संस्था से आपको संपर्क कराया जाएगा। आपकी समस्या, आपकी शिकायत का सुनकर आपको जितना उचित होगा उतना आपको मदद दिलाने का प्रयास होगा, आपकी समस्या का निराकरण करेंगे। जी, अंत में चलते चलते आप हमारे श्रोताओं से क्या क्या मुख्य बातें और बताना चाहेंगे इसके अलावा, ताकि वे जागरूक हो सकें? जी, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूंगा कि हम इस देश के एक सुव्यवस्थित नागरिक हैं। हम सबसे पहले हमें अपने नागरिक कर्तव्यों का हमें पालन करना चाहिए। नागरिक कर्तव्य वही है कि हम अपने जितनी भी शासकीय संपत्तियां हैं उसका हम परीक्षण करें, उससे नुकसान न पहुंचाएं। हमारे जितने भी राष्ट्रीय धरोहर हैं, हमारे राष्ट्रीय संप्रतीक हैं, उनका आदर सम्मान करें। हमारे जितने महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराने के लिए अपनी महत्वपूर्ण योगदान दिया है, बलिदान दिया है, हम उनके विचारों को अपने हमेशा हृदय में संजो रखें। हम वन्य जीव और वनों के और पर्यावरण की रक्षा के लिए हम सदैव आगे रहें। और दूसरी बात यह है कि जब भी हमारे लिए जो भी कानून बने, हम कानूनों का पालन करें, सदैव पालन करें, और इस बात को सुनिश्चित करें कि हम किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई बात, ऐसे तथ्य, ऐसी कोई क्षति न पहुंचाए जिससे कि हम कानूनी दायरे में दंड के भागी बने। और जब भी वक्त जरूरत पड़े हम विधिक सेवा संस्था से कानूनी मदद प्राप्त करने के लिए हम लोग आगे आए, क्योंकि न्याय हम सभी के लिए है। चंद्रेश मंडलोई जी, आज आप हमारे कार्यक्रम में भाग लिए
और विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस पर उपभोक्ता अपने अधिकारों को जाने और कैसे लाभ लें, इस विषय पर इतनी अच्छी जानकारी दी और उपभोक्ताओं के जागरूक करने का एक काफी हद तक प्रयास किया। जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः हमारे श्रोताओं को विश्व उपभोक्ता संरक्षण दिवस की बहुत बहुत शुभकामना देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि हमारे उपभोक्ता अपने अधिकारों को जानेंगे और उसका लाभ भी लेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे विश्व उपभोक्ता दिवस पर विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत भेंटवार्ता, अपने अधिकारों को जाने और लाभ लें। जानकारी दे रहे थे चंद्रेश मंडलोई, जिला विधिक सहायता अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण खंडवा, और इनसे बातचीत की थी कार्यक्रम प्रमुख राजेश पाठक ने।